नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का अफगानिस्तान में पाश्तून क्वेश्चन के बारे में। दूसरे नंबर पर हम हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी पुश से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम हिंदू का डिस्कस करेंगे डेटा से संबंधित। और सबसे लास्ट में ORF का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड वेस्ट एशिया रिलेशंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अफगानिस्तान में पाश्तून क्वेश्चन के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछला जो हमने अफगानिस्तान के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में मेन थीम ये थी कि इंडिया को अब तालिबान के साथ किसी ना किसी प्रकार का कम्युनिकेशन इस्टाब्लिश करना चाहिए। ये डिबेट अभी हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स में चल रही है कि तालिबान के साथ कम्युनिकेशन इस्टाब्लिश किया जाए या फिर नहीं किया जाए, तो कैसे, कब और किन टर्म्स पर। इस डिबेट के साथ साथ आज के इस आर्टिकल में सी राजा मोहन पाश्तून क्वेश्चन पर अपना ध्यान दिलाना चाहते हैं। पाश्तून्स देखो, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। 40% जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की वो पाश्तून्स हैं। इसके अलावा 27% अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है ताजिक्स, 9% हजारा और 9% उज्बेक्स। अब यहाँ पर देखो, 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तालिबान जो है ये प्रीडोमिनेटली पाश्तून मूवमेंट है। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलें, ज़्यादातर तालिबान के जो लड़ाके हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो पाश्तून्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं सारे जो पाश्तून्स हैं वो तालिबान से जुड़े हुए हैं या फिर तालिबान का समर्थन करते हैं। पाश्तून क्वेश्चन बड़ा है। मान लीजिए ये पाश्तून एथनिक ग्रुप है तो इसका एक सबसेट है तालिबान। यूँ मान लीजिए ज़्यादातर पाश्तून्स तालिबान हैं, लेकिन बाकी जो पाश्तून्स हैं जो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, पाश्तून्स जितने अफगानिस्तान में हैं उससे डबल संख्या में तो पाकिस्तान में हैं। अगर 15 मिलियन पाश्तून्स अफगानिस्तान में हैं तो 35 मिलियन पाश्तून जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। लंबे समय तक तो पाश्तून्स के द्वारा मांग उठी थी सेपरेटिज्म की कि अफगानिस्तान के पाश्तून और पाकिस्तान के पाश्तून मिल के अलग से एक देश बनाएं। लेकिन आजकल ये मांग इतनी ज़्यादा भारी नहीं है। पाकिस्तान को डर ये लगता है ये जो मांग है फिर से री इमर्ज हो सकती है। और देखो, कुछ आवाज़ें तो अभी पाकिस्तान के पाश्तून्स उठाने लगे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। तो इस क्वेश्चन पर पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। डर लगता है पाकिस्तान को कि कहीं ये पाश्तून्स जो हैं पाकिस्तान के वो फिर से इस प्रकार की मांग ना उठाने लगें। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात, अफगानिस्तान को ये लगता है कि पाकिस्तान का वो एरिया जहाँ पे पाश्तून्स रहते हैं वो हमारी टेरिटरी होना चाहिए। अफगानिस्तान के वेरियस जो लीडर्स हैं वो डूरंड लाइन को मानते ही नहीं हैं। ये जो डूरंड लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसको नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है अफगानिस्तान के ज़्यादातर लीडर्स के द्वारा। और हैरानी की बात ये है, तालिबान जिसके बारे में कहा जाता है इसको तो पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट करती है, ये तो पाकिस्तान की कठपुतली है, तालिबान भी डूरंड लाइन को नहीं मानता है। तो इसीलिए पाकिस्तान का जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा है पाश्तून क्वेश्चन को लेके। अब देखो, एक अलग एस्पेक्ट की बात की जाती है आर्टिकल में। अगर तालिबान का कंट्रोल बढ़ता है अफगानिस्तान में तो क्या वेरियस जो एथनिक ग्रुप्स हैं इनके बीच पावर शेयरिंग में बैलेंस इस्टाब्लिश हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। पास्ट में देखो, चाहे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही हो 1980s में, उसके बाद मुजाहिदीन्स का रूल रहा हो अफगानिस्तान में, उसके बाद 96 से लेकर 2001 के बीच में तालिबान, और उसके बाद में पोस्ट तालिबान ईरा, इन सभी अफगानिस्तान के एथनिक ग्रुप्स के बीच अफगानिस्तान में पावर शेयरिंग के लिए बैलेंस इस्टाब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है।
देखो तालिबान ने क्या किया था, जब तालिबान का रूल था तो माइनॉरिटीज़ पर काफ़ी एट्रोसिटीज़ की गई थी, अत्याचार किया गया था। हालांकि अब तालिबान इस प्रकार का सिग्नल दे रहा है कि अगर हम अफ़गानिस्तान में रूल में आते हैं तो माइनॉरिटीज़ को तंग नहीं किया जाएगा। हालांकि माइनॉरिटीज़ का ट्रस्ट अभी तालिबान वाले जीत पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। पर्टिकुलरली देखो, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान चाहता है अफ़गानिस्तान में हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो, मतलब हमारा इन्फ्लुएंस हो। ऐसा पाकिस्तान इसलिए चाहता है, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, एक तो पाकिस्तान को डर है, पाश्तून क्वेश्चन से डर लगता है पाकिस्तान को, कहीं पाश्तून जो नेशनलिज्म है वो फिर से री इमर्ज होकर ना आ जाए। दूसरा, पाकिस्तान को ये भी डर लगता है कहीं इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अगर अफ़गानिस्तान में बढ़ता है तो इससे पाकिस्तान इनसिक्योर फील करता है अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर। ये पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है। अगर अफ़गानिस्तान में इंडिया स्ट्रॉन्ग होता है, इंडिया की ज़्यादा चलती है, अफ़गानिस्तान की सरकार इंडिया के कहने पर काम करती है, इंडिया की बात मानती है, तो पाकिस्तान को डर लगता है कहीं इंडिया बलूचिस्तान में और इवन पाश्तून्स के इलाके में इंस्टेबिलिटी ना क्रिएट कर दें। दूसरा, पाकिस्तान ये चाहता है कि जैसी हेजमनी ब्रिटिश एम्पायर की अफ़गानिस्तान में थी, हमारी भी वैसी ही हेजमनी अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में होनी चाहिए। लेकिन देखो, ना तो पाकिस्तान की ऐसी कैपेबिलिटी है और ना ही अफ़गानिस्तान की जो जनता है वो पाकिस्तान आर्मी की डोमिनेंस को स्वीकार करेगी। लास्ट में राइटर बोलते हैं, इस सब पूरी डिस्कशन से देखो एक बात तो साफ है, पाकिस्तान क्या करता है, अपने जो पाश्तून लीडर्स हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, उनको बोलता है ये तो इंडियन एजेंट हैं। और इवन तालिबान भी इंडिया के साथ बात करना चाहता है, तब जबकि ये बोला जाता है तालिबान तो पाकिस्तान की कठपुतली है। तो इन दोनों पॉइंट से एक बात साफ है कि अफ़गानिस्तान में इंडिया का जो रोल है काफ़ी बड़ा है, इंडिया की इंपॉर्टेंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है अफ़गानिस्तान में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आप इस आर्टिकल की मेन थीम को समझने की कोशिश करना। ये सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है देश की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, ये सरकार के द्वारा कहा गया हमारे देश की जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% है। सरकार का मेन फोकस रहा कि मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज़ किया जाए। अगर देखो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है मतलब कैश का फ्लो ज़्यादा होगा। कैश का फ्लो अगर मार्केट में ज़्यादा होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी और देश की इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ जाएगी। ये सरकार का पर्सपेक्टिव था पैकेज अनाउंस करते वक्त। इसीलिए सरकार ने इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अनाउंसमेंट्स की। फॉर एग्जांपल एमएसएमईज़ को 3 लाख करोड़ का क्रेडिट दिया जाएगा, ये अनाउंस किया गया। इवन आरबीआई ने भी रेपो रेट, सीआरआर इन सबको कम कर दिया ताकि बैंक जो हैं वो आसानी से आरबीआई से लोन ले सकें और फर्दर बैंक्स जो हैं आरबीआई से लोन लेके अपने कस्टमर्स को लोन दें, चाहे वो एमएसएमई हो या फिर दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हों, कंपनीज हों। इन सब से मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। बट राइटर का कंसर्न ये है, हाँ एक और बात, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इनको भी सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इस पैकेज में अनाउंसमेंट्स की हैं। मकसद वही कि लिक्विडिटी को इंक्रीज करना है मार्केट में। मेन देखो राइटर का कंसर्न ये है, डिमांड नहीं है मार्केट में अभी फिलहाल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो एकदम से रुक सी गई लॉकडाउन की वजह से। बहुत सारे लोगों के पास अभी फ़िलहाल काम नहीं है। अगर काम नहीं है तो वो खरीदेंगे क्या, उनको कुछ इनकम मिल नहीं रही है कहीं से। अगर देखो डिमांड नहीं है मार्केट में तो एमएसएमईज़ या फिर दूसरी कंपनीज बैंकों से लोन लेके करेंगी क्या। बैंकों से लोन लेने का तो तभी फ़ायदा है ना जब मार्केट में डिमांड होगी, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए एमएसएमईज़ लोन लेंगी। अब जब तक देखो मार्केट में डिमांड नहीं आएगी तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए जो एमएसएमईज़ हैं वो लोन लेती रहेंगी। इससे तो बल्कि क्राइसिस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे कि एमएसएमईज़ ने
लोन ले लिया और इससे सिर्फ वो सरवाइव कर पा रहे हैं, वर्कर्स जो काम नहीं कर रहे हैं उनको सैलरी दी जा रही है, तो मतलब फिर तो ये सारा जो बैंकों से लोन लिया है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब राइटर का सीधा सीधा है, लिक्विडिटी को पुश तो करना चाहती है सरकार, लेकिन लिक्विडिटी पुश होगी नहीं क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है और सरकार अपनी तरफ से कुछ खर्चा करने को तैयार नहीं है। सरकार की सोच ये है कि फाइनेंशियल डेफिसिट हमारा नहीं बढ़ना चाहिए। सरकार थोड़ी कंजर्वेटिव है इस मामले में। सरकार को लगता है कि अगर फाइनेंशियल डेफिसिट बढ़ जाता है, इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा। हमारे देश में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी की रेटिंग्स को घटा देंगी। ऐसा सरकार नहीं चाहती है। वैसे लिक्विडिटी को पुश करने के लिए सरकार ने और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस किए हैं, जैसे जल्दी से इनकम टैक्स रिफंड दिया जाएगा, टीडीएस रेट को कम किया गया है, इस प्रकार के अनेकों प्रोविजन सरकार ने किए हैं। लेकिन राइटर का कहना है ये छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, इनसे इतना फ़ायदा नहीं होगा, इनसे थोड़ा सा फ़ायदा होगा, मार्जिनल। बड़े लेवल पर सरकार को डिमांड क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए। और डिमांड कैसे क्रिएट होगी? डिमांड क्रिएट होगी अगर लोगों के पास कैश आएगा। इसके लिए एक सॉल्यूशन है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, मतलब सीधा जो हमारे देश के गरीब लोग हैं उनके बैंक अकाउंट्स में कैश ट्रांसफ़र कर दो। या फिर इसी से संबंधित दूसरे एग्जांपल्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सीधा आपको कैश ट्रांसफ़र नहीं करना, तो कल जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, मनरेगा प्रोग्राम को आप एक्सपेंड करो, वेजेस को थोड़ा इंक्रीज़ कर दो। इससे लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आएगा, लोग उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, मार्केट में चीज़ें खरीदने के लिए डिमांड इंक्रीज़ होगी। थोड़ी सी डिमांड इंक्रीज़ अगर होती है तो फिर एमएसएमईज और दूसरी कंपनीज उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगी, तब वो क्रेडिट को एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है, सरकार जब इतना सारा पैसा खर्च करेगी तो सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से? सरकार के रेवेन्यू पर भी तो बुरी तरह से असर पड़ा है ना इस महामारी के कारण। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की डेट तो नवंबर तक सरकार ने एक्सटेंड कर दी है। 3 महीनों के लिए जीएसटी रिटर्न्स भी नहीं फाइल करने, तो सरकार को रेवेन्यू तो प्राप्त फिलहाल हो ही नहीं रहा है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं सरकार नोट्स प्रिंट करे, लेकिन नोट्स प्रिंट करने के अपने नुकसान हैं। एक तो देखो इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, दूसरा मेन कंसर्न ये होता है अगर नोट्स को प्रिंट किया जाए, हमारे रुपए की जो वैल्यू है डॉलर और दूसरी करेंसीज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। मतलब जैसा ईरान में हुआ कि डॉलर के मुकाबले में उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई। हालांकि वहाँ पर रीज़न इकोनॉमिक सैंक्शंस का है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा अगर हम नोट्स प्रिंट करते हैं तो फिर रुपए की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, डॉलर के मुकाबले में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, देश की इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो बुरे परफॉर्म करने लगेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देश की इकोनॉमी की रेटिंग्स को गिरा सकती हैं, इन्वेस्टर्स का विश्वास कमज़ोर होगा। ये सब चीज़ें सरकार नहीं चाहती हैं। सरकार चाहती है हमारी जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बने रहें। तो कहीं ना कहीं देखो इन सब चीज़ों के बीच में एक बैलेंस इस्टाब्लिश करना ही अच्छी इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट आर्टिकल डेटा से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज के समय में वेरियस नेशनल गवर्नमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ केयर रिसर्चर्स टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ रिस्पॉन्ड करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। डेटा की इम्पोर्टेंस आज के समय में इतनी ज़्यादा है कि आरोप ये लगता है कि चाइना ने समय रहते कोविड-19 से संबंधित डेटा को नहीं शेयर किया, ना सिर्फ WHO के साथ बल्कि पूरे वर्ल्ड के साथ। इसी वजह से ये महामारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा देखो फेसबुक, अमेजोन, ये जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, पहले ये हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंड हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इनके द्वारा इतना डेटा इकट्ठा कर लिया गया है कि कई क्षेत्रों में गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी है इन टेक्नोलॉजी जायंट्स के ऊपर, और गवर्नमेंट से नेगोशिएट करते वक्त इनकी जो बार्गेनिंग पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है।
और कोविड-19 की सिचुएशन में लोगों का जो पर्सपेक्टिव है राइट टू प्राइवेसी से संबंधित, वो भी चेंज हुआ है। जैसे देखो, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दिया जाता है। अभी तक हमारे देश में 9 करोड़ लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। सरकार ने कोई ऐसा भरोसा दिलाया नहीं है कि लोगों का जो डेटा है वो सेफ रहेगा, लेकिन लोगों ने अब इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया है कि गवर्नमेंट इस महामारी को रोकने के लिए उनकी लोकेशन को ट्रेस करती है। अगर हमारी लोकेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर की जाती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने अब इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया है। देखो, ये जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, फेसबुक या फिर हुवेई चाइना की टेलीकॉम कंपनी है, या तो ये डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं या फिर प्रोक्सी का काम करते हैं। जैसे चाइना की हुवेई कंपनी पर आरोप लगता है ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए प्रोक्सी का काम करती है, डेटा कलेक्ट करती है। इसी वजह से काफ़ी सारी देशों ने, खास करके यूएसए ने सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए हैं हुवेई की वर्किंग पर। इवन अब हुवेई कंपनी को काम करने की आज़ादी नहीं है यूएसए में। यूएसए बल्कि अपने बाकी एलाय कंट्रीज़ को भी बोलता है, उन पर दबाव डालता है कि आप चाइना की हुवेई कंपनी को 5G से संबंधित ट्रायल मत करने दीजिए। बात सिर्फ हुवेई कंपनी की नहीं है, यूएसए की भी काफ़ी सारी कंपनीज यूएसए की सरकार के लिए प्रोक्सी का काम करती हैं। इसके बाद राइटर का ये कहना है, देखो ये बड़ी बड़ी कंपनीज इतना सारा डेटा कलेक्ट करती हैं, अब होना तो ये चाहिए इस डेटा का सोसाइटी की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो डेटा इन कंपनीज के द्वारा जियोपॉलिटिकल रीजन्स की वजह से दूसरों के साथ शेयर नहीं किया जाता। और पिछले कुछ सालों में तो रिस्ट्रिक्शंस और भी ज़्यादा लगी हैं डेटा के फ्लो पर। आज वेरियस गवर्नमेंट्स ने डेटा से संबंधित अपना अपना कानून बनाया हुआ है। हमारे देश में भी ऐसा ही कानून जल्द बन सकता है। यूरोपियन यूनियन में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्री में। यूएसए में अपना क्लाउड एक्ट है। इस प्रकार से अलग अलग देशों ने डेटा से संबंधित अपना अपना कानून बनाया हुआ है। लेकिन मेन कंसर्न ये है, ये जो कानून है ना, इनके बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। यूएसए का कानून थोड़ा अलग है, यूरोपियन यूनियन का कानून थोड़ा अलग है, और किसी देश का कानून में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। कोई देश डेटा लोकलाइजेशन पे फोकस करता है, कोई देश इंक्रिप्शन पे फोकस करता है। तो इससे क्या होता है, डेटा का जो फ्लो है वो स्मूथली नहीं हो पाता। अगर देखो सेम ही प्रकार का डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ होता है विभिन्न देशों में, तो डेटा को आसानी से शेयर किया जा सकता है आपस में। लेकिन डेटा से संबंधित अलग अलग कानून हैं तो डेटा की शेयरिंग मुश्किल हो जाती है। लास्ट में राइटर के द्वारा एक बात ये बोली जाती है कि आप पर्सनल डेटा को कलेक्टिव डेटा से अलग कीजिए। पर्सनल डेटा को थोड़ा सिक्योर करने की आवश्यकता है क्योंकि प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, लेकिन कलेक्टिव डेटा को आप इजीली शेयर होने दीजिए। इसके लिए विभिन्न देशों को डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित सेम फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना होगा ताकि उस कलेक्टिव डेटा को सोसाइटी की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और इसमें कोई इंटरनेशनल बॉडी, फॉर एग्जांपल यूएन, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और वेस्ट एशिया रिलेशंस के बारे में है। ये आर्टिकल लिखा गया है मान शीतल सिंह के द्वारा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का ये आर्टिकल है। मेन थीम जो है इस आर्टिकल की वो ये है, कोविड-19 की महामारी के कारण वेस्ट एशिया में फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया वेस्ट एशिया में फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सकता है और अपने संबंधों को वेस्ट एशिया के साथ और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, वर्ल्ड में वेस्ट एशिया जो है मोस्ट सेंसिटिव रीजन्स में से एक है, ना सिर्फ जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से बल्कि जियो स्ट्रेटेजिकल रीजन्स की वजह से भी। इंडिया के लिए वेस्ट एशिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑयल के लिए मेनली हम वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट 90 लाख के आसपास भारतीय या फिर भारतीय मूल के लोग वेस्ट एशिया में काम करते हैं। हमें उनसे रेमिटेंस हासिल होती है। अच्छा खासा हमारा एक्सपोर्ट भी है वेस्ट एशिया में। सी राजा मोहन इंडिया के लिए वेस्ट एशिया की इम्पोर्टेंस को बताते हुए कहते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी विभिन्न देशों को
3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड करती है इंपॉर्टेंस के हिसाब से। इमीडिएट नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड और सबसे लास्ट में है आउटसाइड वर्ल्ड। वेस्ट एशिया जो है वो देखो एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है। इमीडिएट नेबरहुड में हमारे ये पड़ोसी देश आते हैं जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। इसके अलावा प्रोफेसर गिरिजेश पंत कहते हैं वेस्ट एशिया देखो ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर इंडिया अपनी पावर को डिस्प्ले कर सके। वेस्ट एशिया एक ऐसा स्थान है जहां पर इंडिया अपनी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा एक बार अल्फ्रेड टी महान ने यह सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश इंडिया को वेस्ट एशिया पर फोकस करना चाहिए अपनी हेजमनी बरकरार रखने के लिए। इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो वेस्ट एशिया की पीस एंड स्टेबिलिटी से आपस में जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कि वेस्ट एशिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। देखो वेस्ट एशिया में ऑयल तो काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑयल की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें ज़्यादातर जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर भूमि अनुपजाऊ है। एरिड और सेमी एरिड रीजन्स सबसे ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा फूड ग्रेन वहाँ पे प्रोड्यूस होता नहीं है। दूसरे देशों पर वेस्ट एशियन कंट्रीज डिपेंड करते हैं फूड ग्रेन्स के लिए। लेकिन अभी हुआ क्या है, कोविड-19 की महामारी के कारण ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। क्योंकि देखो काफ़ी सारे देशों से पहले वेस्ट एशियन कंट्रीज फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे, वहाँ पे लॉकडाउन हुआ और इवन जैसा आपको पता है बाहर से कोई पर्सन जाता है 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रखना पड़ता है, लेबर मार्केट में भी डिसऑर्डर आया। तो इन सब रीजन्स की वजह से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को फूड ग्रेन इंपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और देखो एक कंसर्न वेस्ट एशियन कंट्री का ये भी है कि चाइना से अब हम फूड ग्रेन नहीं इंपोर्ट करना चाहते। हालांकि सभी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ऐसा नहीं सोचते, कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में ऐसे सेंटिमेंट्स जरूर इमर्ज होके आ रहे हैं। और देखो जब हम वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं ऐसा नहीं है कि सभी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये समस्या है। हाँ, ये सच है कि सभी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में भूमि जो है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन जो रिलेटिवली अमीर देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, टर्की, इन देशों ने तो फूड ग्रेन्स पहले से ही ज़्यादा इंपोर्ट करके स्टॉक कर लिया है। लेकिन वेस्ट एशिया में जो छोटे छोटे और वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सीरिया तो देखो जैसा आपको पता है लंबे समय से सिविल वार की आग से लड़ रहा है। इसके अलावा ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ऊपर से कोविड-19 की महामारी ने बुरी तरह से इम्पैक्ट डाला ईरान पर। लेबनान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इन देशों में फूड सिक्योरिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो गई है। समझ गए? मतलब वेस्ट एशिया के अंदर भी काफ़ी इनइक्वालिटी है। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, इन्होंने पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करके स्टॉक करके रखा है, लेकिन बुरी मार जो पड़ रही है वो लेबनान, सीरिया, ईरान, पैलेस्टीन, इन देशों पर पड़ रही है। ये कुछ डेटा है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एसेंस आपको बताता हूँ कि कोविड-19 की महामारी के कारण बहुत से लोग वेस्ट एशिया के इन देशों में गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, न्यूट्रिशन की समस्या पैदा हो गई है। ये सब चीज़ें हम इंडिया के संदर्भ में डिस्कस करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। इसीलिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन सब ने आह्वान किया कि आप ये इंश्योर कीजिए फूड मार्केट जो है वो अच्छे ढंग से फंक्शन करती रहें। इवन देखो जब G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने ये कहा कि WTO को काम करना चाहिए G20 के साथ मिलके, ताकि ये इंश्योर किया जा सके फूड ग्रेन का इंपोर्ट, फूड ग्रेन्स का ट्रेड ये स्मूथली चलता रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना आए। अब देखो ये पूरी सिचुएशन हमने समझी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है ये सिचुएशन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा करती है, क्योंकि इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है।
इंडिया में एज सच फूड ग्रेन्स की कोई दिक्कत नहीं है और पहले भी इंडिया वेस्ट एशिया को फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करता आया है, लेकिन अब समस्या थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इस सिचुएशन में इंडिया वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को फूड ग्रेन प्रोवाइड कर सकता है ताकि वहाँ पर फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा ना हो। समझ गए? मतलब जो फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा वहाँ पे हुई है कोविड-19 की महामारी के कारण, तो इस सिचुएशन में इंडिया वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को फूड ग्रेन प्रोवाइड कर सकता है। और अगर क्राइसिस भरी सिचुएशन में इंडिया वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का साथ देता है, तो क्राइसिस में जो देश साथ देता है उसको देखो दूसरे देश लंबे समय तक याद रखते हैं। इंडिया वैसे देखो सिचुएशन की गंभीरता को समझता भी है। अभी ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया है, क्योंकि पहले सारी ग्लोबल सप्लाईज चाइना ओरिएंटेड थी, लेकिन अभी विभिन्न देशों का फोकस ये है कि डीकपलिंग की जाए, मतलब चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म की जाए। वेरियस जो कंपनीज हैं वो दूसरे देशों में अपने बेस को शिफ्ट कर रही हैं। इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं एग्री गुड्स के, उनके पास भी देखो एक्सपोर्ट की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी मानते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि फ़िलहाल सेंटिमेंट्स जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट हैं। पर्टिकुलरली बात करें गल्फ स्टेट्स की, जैसा देखो शुरुआत में डिस्कस किया था, यहाँ पर एरिड रीजन्स और सेमी एरिड रीजन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो 80 to 90% फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है ये देश इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। और इंडिया वर्ल्ड में फूड का एक बड़ा सप्लायर है। इंडिया के पास अच्छा खासा उपजाऊ भूमि है। इंडिया ऐसी कोई ओब्लिगेशन से भी सफ़र नहीं करता कि पूरे साल में एक ही सीज़न हो फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने का, नहीं। इवन ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो तो हमारे देश में पूरे साल उगते रहते हैं। तो देखो हुआ क्या, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो ये फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा हुई, तो काफ़ी सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ने हमारे देश से अभी से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। एग्जाम्पल दिया जाता है बहरीन का फ्लैग कैरियर गल्फ एयर, ये डिप्लॉय किया गया था इंडिया से एक स्पेशल फूड कंसाइनमेंट को उठाने के लिए। इसके अलावा G2G एग्रीमेंट के तहत लेबनान के लिए इंडिया की जो एग्री कोऑपरेटिव नेफेड है, इसने 40,000 टन ग्रेन को एक्सपोर्ट किया। वेस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, यहाँ भी 2020 में इंपोर्ट जो है फूड ग्रेन्स का वो 20 से 30% इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ से भी क्वेरीज आई हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को। इसके अलावा कुवैत एंड UAE ने भी इंडिया की फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने वाली जो एजेंसीज़ हैं उनको क्वेरी डाली है। लास्ट में आर्टिकल में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में फूड सिक्योरिटी की समस्या को एड्रेस करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए वहाँ पर भूखमरी ज़्यादा ना फैले। और एक वॉइड जो क्रिएट हुआ है वेस्ट एशिया में इस महामारी के कारण और चाइना के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इंडिया के पास मौका है उस वॉइड को फिल करने का। यह हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और वेस्ट एशिया से संबंधित।